हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो ये क्लास है, यह क्लास सेशन 2023-27 के जितने भी छात्र हैं जिसका मेजर पेपर ज्योग्राफी है, उसके लिए या जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और उसके बारे में बतलाया जाएगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस जानने से पहले हम पहले यह जान लेते हैं कि हमारे मेजर पेपर 1 जो है उसमें जो किस प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग को किस प्रकार से इंटरनल मार्क्स कितना आएगा, एक्सटर्नल मार्क्स किस प्रकार से एग्ज़ाम लेना है, वह इसमें पहले डिटेल से जान लेते हैं। जब हम लोग इंटरनल मार्क्स देखते हैं तो यह जो मेजर पेपर में 25 मार्क्स जो है वह इंटरनल मार्क्स हैं और 75 मार्क्स हैं जो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम से लिए जाएंगे। ये 25 मार्क्स से 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स अटेंडेंस का है और 20 मार्क्स आपको इंटरनल देना है और 75 मार्क्स का है जो आपको लिया जाएगा एक्सटर्नल के रूप में। टोटल मार्क्स 100 है, जिसके बाद आपको पास मार्क्स के रूप में 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है, वह दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है। और इसमें हम लोग आज मेजर पेपर में जो हम लोग को पढ़ना है वह बुक का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम भूआकृतिक और जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है। भूआकृतिक में हम भौतिक भूगोल के बारे में और क्लाइमेटोलॉजी भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखा गया है और उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए जो बुक रिकमेंड है वह कोई भी बुक्स जिसमें भौतिक भूगोल का जो बुक्स है, अच्छी बुक्स, जिस प्रकार से सविंद्र सिंह का एक बुक है, माजिद हुसैन का भी एक भौतिक भूगोल है, इस प्रकार से बुक्स एक खरीद ले जिसको आपको सिर्फ यही सेमेस्टर नहीं, आगे जितने भी सेमेस्टर आएंगे और बीच बीच में जब जब भौतिक भूगोल का जिक्र होगा, टॉपिक आएगा, तो उस समय आपका काम आएगा। अभी हम लोग जो ये हम सेमेस्टर 1 में जो यह टॉपिक है या मेजर पेपर 1 है, उसके अंदर जो है 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किया गया है, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 4 तक। मॉड्यूल 1 में किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है, मॉड्यूल 2 में किस प्रकार से क्या पढ़ना है, सारा टॉपिक बाय टॉपिक समझाते हैं, उसको ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है। हम पहले मॉड्यूल 1 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। मॉड्यूल 1 के बारे में क्या है, मॉड्यूल 1 से पहले हम जब या थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि मॉड्यूल 1 से हम अगर हम इस मेजर पेपर 1 को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होगी। सिंपल सा बात है कि अगर हम कोई भी बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई भी सेशन पढ़ते हैं तो उसका तो कुछ आगे परिणाम आते होंगे, आउटकम्स आते होंगे। तो हमारे जो आउटकम है वह क्या है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आफ्टर completion of this course you will be able to understand the theme of the geomorphology and climatology। मतलब सिंपल सा बात है, भूआकृतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके वेरियस थ्योरीज के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे और वेदर फिनोमिना मतलब जितने भी परिघटनाएं होती है, जलवायु परिघटना होती है, उसके बारे में जानेंगे। थ्योरी मतलब सिद्धांत क्या क्या दिया है, कॉन्सेप्ट संकल्पना क्या क्या है ना। ये सारी चीज़ हम लोग इस सेशन में या इस पूरे इस मेजर पेपर के अंतर्गत जितने भी सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, उसके अंतर्गत हम यह चीज़ सीख पाएंगे। ठीक है। अब हम मेजर पेपर 1 का मॉड्यूल 1 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक है। ठीक है। पहला है ओरिजिन ऑफ अर्थ, मीन्स है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके बारे में जानेंगे। इसमें अनेक वैज्ञानिक हमारे जो कांट महोदय से लेकर हमारे जेम्स एंड जीन्स, निहारिका परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना, कौन कौन जो जिस प्रकार से जितने भी थ्योरीज आते गए हैं उसको जानने हैं। उसके जानने के बाद हम अंतिम में बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे
और बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी का उत्पत्ति और ब्रह्मांड का भी उत्पत्ति, सूर्य का उत्पत्ति सारे किस प्रकार से हुए हैं, यह हम बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में जिस प्रकार से काल को बांटा गया है, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, है ना, वो आगे जाने पर हो जाता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब बांटे गया है। उसी प्रकार हमारे ज्योग्राफी में भी बहुत सारे भिन्न भिन्न कालों में बांटा गया है। हम लोग युग, युगांतर, इपोच, एरा, ऐसा सारी चीज़ हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें किस प्रकार से हम लोग को बांटा गया है, प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, हम लोग होते हुए हम लोग अभी प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये सब सारे हम अंतिम तक सारे स्केल्स जो हमारे बांटे गए हैं, कालखंड को बांटा गया है, उसको हम इस टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ेंगे। का यह सिंपल सा है एक प्रकार सा। जिस प्रकार से भी हम बताएं हिस्ट्री में कालखंड बांटा गया है, उसी प्रकार इसमें भी कालखंड के रूप में बांटा गया कि जो परिघटना हुई है, अगर कोई भी परिघटना हुआ है तो वह कब हुआ है उसकी तो जानकारी उसका रहना चाहिए ना। उस जानकारी रहने के लिए इस कालखंड को विभाजित किया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या मतलब स्ट्रक्चर रहता तो संरचना होता, लेकिन वही चीज़ है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंतर्गत, और उसके अंतर्गत क्या हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्रिया होते हैं, किस प्रकार से उसकी संरचना है, उसकी संरचना हम एज ए फिजिकल, एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पृथ्वी के अंतर्गत हम पढ़ जाएंगे आइसोटेसी के बारे में, भू संतुलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लेटों का जो भू संतुलन किस प्रकार से होता है, पर्वत निर्माण किस प्रकार से होता है, प्लेट टेक्टोनिक, वही जो प्लेट हम लोग का है, हम लोग पृथ्वी को पूरे बड़े बड़े प्लेटों में बांटा गया है, कितने प्लेटों में बांटा गया है, कितने छोटे प्लेटों में बटा हुआ है, वो प्लेट जो था वह किस प्रकार से मूव करता है। पहले किस प्रकार से था कि पहले एक प्लेट था, एक सागर था, महासागर था, फिर उसको विभाजित हुआ, फिर टूटा। यह जो सारे प्रक्रिया हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीज़ का थोड़ा सा जिक्र होगा। ठीक है। दूसरा है अर्थक्वेक, ये तो सबको मालूम है। भूकंप जिसको बोलते हैं, भूकंप आने का कारण पढ़ेंगे। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक जो आंतरिक बल है उस किस प्रकार से कार्य करते हैं और भूकंप आते हैं, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। उसको जोन कितने बांटे गए हैं, भूकंपीय विस्तार कितना है हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, और विश्व के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से इसका वितरण है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है सुनामी। ये सुनामी जो है वह किस प्रकार से आता है हमारे, उसका उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, वह कितने क्षेत्रों को प्रभावित करता है, कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करता है, वह चीज़ जानेंगे। फिर नया टॉपिक है वल्केनिसिटी, मतलब ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी के बारे में हम जानेंगे। जिस प्रकार से भूकंप है क्षेत्र में किस प्रकार से कहाँ कहाँ भूकंप क्षेत्र है, उसी प्रकार से हमारा ज्वालामुखी क्षेत्र है, वह क्षेत्र कौन कौन से है उसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से भूकंप में हम लोग देख रहे थे कि वह हम लोग देखेंगे कि वो जो भूकंप आते हैं पहले प्राकृतिक आते थे, अब मानव निर्मित भी आते हैं। मानव निर्मित और प्राकृतिक में कितने कितने कारक हैं उसके बारे में जानेंगे। जहाँ पे हम ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पे भूकंप आना अनिवार्य है, मतलब आएगा ही आएगा, लेकिन जहाँ पे भूकंप है वहाँ पे ज्वालामुखी ऐसा आना संभव नहीं है। यह सारे चीज़ क्रियाएं जो हुई है भूकंप और हमारे ज्वालामुखी, प्लेटों के हलचल से होती है, प्लेटों के खिसकन से होती है। यह सारी चीज़ हम लोग किस प्रकार से प्लेट खिसकता है, कौन से बल लगते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोल्ड एंड फॉल्ट, जिसको हम वलन एंड भ्रंश कहते हैं। वलन में हम लोग देखते हैं कि अगर प्लेटों का संपीड़न होता है, उसका संपीड़न किया जाता है, उसका सिकुड़ता है, तो वह वलन का रूप धारण करता है। वलन से पर्वत पठार का निर्माण होता है। उसी प्रकार से फॉल्ट्स देखेंगे। फॉल्ट्स में जब प्लेटों में टेंशन, मतलब खिंचाव
उत्पन्न होता है और वह खिंचाव और टेंशन खिंचाव और हमारे संपीड़न है वह किस प्रकार कौन से बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल किस प्रकार से कार्य करते हैं वह चीज़ भी जानेंगे। उसमें उसी के कारण से फॉल्ट एंड फॉल्ट्स होते हैं, खिंचाव से प्लेट टूट जाते हैं और वह फॉल्ट का निर्माण भ्रंश का निर्माण करता है। तो वलन के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे, भ्रंश का कितने टाइप्स हैं, रैम्प रिफ्ट, ये सारी चीज़ को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इतना जानने के बाद हम मॉड्यूल 1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2 के बारे में आगे सीखते हैं क्या पढ़ना है। मॉड्यूल 2 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म हमारा जो हम अभी जितने भी पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण, आंतरिक बल के कारण जितने भी परिघटनाएं हो रही थी वह देख रहे थे। अब पृथ्वी के परतों हमारे जो ऊपर पट्टी के बाहरी परत में है उसके ऊपर बाहरी बल जो लगता है, बाह्य बल हमारे वायु से, जल से, हिमानी से जितने भी बल लगते हैं वह फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण उसका जितने भी हमारे स्थल मंडल को चेंजेस में लाते हैं उसको हम लोग यह लैंड फॉर्म्स मतलब हमारा स्थल मंडल का जो लैंड फॉर्म है उसका चेंज कर देना है ना। पहले किसी प्रकार से था वह उसका चेंज होना और यह पृथ्वी के बाह्य बल के कारण होना, इसके अंतर्गत हम लोग यह पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को बांटा गया है टाइप्स, देखिए क्या लिखा, टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरोजन के बारे में, डिपोजिशनल के बारे में, सारे पढ़ेंगे, मास मूवमेंट के बारे में, लैंड फॉर्म्स के मास, फिर लैंड फॉर्म्स सारा लैंड फॉर्म पढ़ेंगे कि सारा जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, जितने भी फ्लूअल वेदरिंग, हमारे डिपोजिशन मतलब आपर्दन निक्षेपण है ना। आपर्दन किसको बोलते हैं, इरोजन को, निक्षेपण डिपोजिशन को। यह सारी चीज़ क्रिया होते हैं कहाँ, हमारे पृथ्वी के धरातल पर। मास मूवमेंट मतलब एक बहुत सारे बड़े एरिया का एक जगह से कहीं दूसरे जगह खिसक जाना, उसी को हम मास मूवमेंट करते हैं। वह कभी फास्ट होता है कभी स्लो होता है। फास्ट जैसे हम लोग का भूस्खलन हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। फिर हम लोग फ्लूवल मतलब अपवाह तंत्र, जल के कारण बाढ़ आते हैं, जल के कारण हमारा गॉर्ज कैनियन मैदान, जलोढ़ मैदान, ये सारी चीज़ जितने भी बनते हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डेल्टा बनते हैं है ना, कौन सा अपर्दन से बनता है, कौन सा निक्षेपण से बनता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर ग्लेशियर मतलब हिमानी, हिमानी के कारण भी हमारे बनते हैं, स्थलाकृति में चेंजेस आते हैं, अपर्दन से भी होता है, निक्षेपण से भी होता है। हिमोट के बारे में जानेंगे हम लोग, सार्क के बारे में, सर्क किस प्रकार से बनता है, हमारा हॉर्न किस प्रकार से बनते हैं, सारे इसी में पढ़ना पड़ेगा। फिर एओलियन, एओलियन मीन्स हो गया वायु, इसमें वायु का कार्य है, वायु के कार्य से, वायु अपर्दन से, वायु निक्षेपण से किस प्रकार से हमारे लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है, उसके बारे में जानेंगे। छत्रक शिला, जूजेन, यार्डेन, ये सारी चीज़ें हमारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं यह इसी के इसी इसी में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कास्ट। कास्ट एक प्रकार का कास्ट क्षेत्र ऐसे है जहाँ पे चूना क्षेत्र को बोलते हैं, चूना क्षेत्र होते हैं। चूना क्षेत्र क्या है, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और उस डिजोल्व होने के कारण अपर्दन निक्षेपण भी होता है। अपर्दन से भी बहुत सारे आकृतियाँ बनती हैं, उसके बारे में जानेंगे। रंध्र, गोल रंध्र, इस प्रकार से युवाला, पॉल्जे, ये सब सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद निक्षेपण से भी पढ़ेंगे। स्टेगलाइट, स्टेगलाइट होता है, स्टेलेक्टाइट होता है और स्तंभ होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सब जानेंगे कि इस प्रकार से भू आकृति जो बनते हैं, स्थलाकृति का निर्माण होता है, वह कौन से कास्ट प्रदेश क्षेत्र जहाँ चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद कोस्टल, कोस्टल मीन्स हमारा समुद्री तट। तट तो एक ही, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में भी बहुत सारे पानी का फोर्स होता है, जल के कारण अपर्दन और निक्षेपण के कारण भी हमारे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को एक थ्योरी दिया गया है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, मतलब सामान्य अपर्दन चक्र जो डेविस महोदय ने दिया है, उस डेविस महोदय का हम लोग पढ़ेंगे कि उसको किस प्रकार से बांटा गया है, कि अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। कहा जाता है ना
उस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी अवस्थाओं में बांट के किस प्रकार से बनाया, इसमें कौन सी कार्य करते हैं, पराक्रम, संरचना, सारे ये सब चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। ठीक है। और व्यू ऑफ पैंक ऑन नॉर्मल साइकिल इरोजन। नॉर्मल साइकिल इरोजन में एक और है जो हमारे महोदय वाल्टर पैंक हैं, उन्होंने भी सामान्य आवर्तन चक्र के बारे में बतलाया है। उसमें बस अंतर थोड़ा सा ही रहता है, ज़्यादातर अंतर नहीं है कि नॉर्मल साइकिल आवर्तन हमारे जो सामान्य आवर्तन चक्र में एम डेविस जो ने बताया है कि हमारा जो आवर्तन है वह पूरा किसी स्थलखंड का ऊंचाई हासिल करने के बाद ही अपर्दन चक्र स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे वाल्टर पैंक ने बोला कि नहीं, ऊंचाई बढ़ता है, बढ़ने के क्रम में भी वह अपर्दन होता है। ये चीज़ हम लोग आगे जाएंगे टॉपिक में तो उसमें पढ़ेंगे। यह हमारे मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 का ख़त्म हो गया। अब हम लोग मॉड्यूल 3 के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 2 तो हम लोग जान गए कितने टॉपिक्स के पढ़ना है, एक एक चीज़ बताए उसको राइट डाउन करेगा अपने कॉपी में हिंदी से, क्योंकि जो इंग्लिश से है बार बार यही शिकायत रहता है कि सर हमारे जो सिलेबस है वो इंग्लिश से हिंदी में समझ नहीं आता है, तो एक एक टॉपिक को हिंदी में बतलाया गया है। ठीक है, सुनते जाओ और लिखते जाओ। पहला चीज़ है सिलेबस याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप सारे जो हमारे जितने भी सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ पढ़ सकते हो अगर याद रहा तो। ठीक है, पहला काम सिलेबस को याद करना है। फिर हम लोग समय मॉड्यूल 3 कहाँ गया, 1 2 4, ये रहा मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हमें को क्या जानना है, मॉड्यूल 3 में हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। मॉड्यूल 3 में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। स्ट्रक्चर मतलब एटमॉस्फेयर वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग उसका संरचना किस प्रकार से है, वह स्तर बाय स्तर किस प्रकार से उसका जो नेचर है वह चेंज होते जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और परिघटनाएं जो होती है हर एक क्षेत्र, हर एक परत में, उसका परतों को बारे में जानेंगे। और वह कंपोजिशन मीन्स वह किस वायुमंडल जो बना है वह किन तत्वों से बना है, और कौन हमारे जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन है उस 3rd नंबर में है, फिर 2nd नंबर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03 है ना। फिर हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कॉम्पोजिशन हुआ, आर्गन, नियोन, ये सब सारी चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इंसोलेशन पढ़ेंगे। इंसोलेशन मीन्स हम लोग सौर ताप के बारे में पढ़ेंगे। हीट बजट उसके अंतर्गत है, आता है किस तरह इसका सूर्य का जो तापमान है, वो सूर्य ताप है, वह हमारे प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ में। हर एक क्षेत्र में एक जैसा सूर्य ताप नहीं पाया जाता है, वह क्यों नहीं पाया जाता है, उसका वितरण किस प्रकार से, उसके बारे में जानेंगे। फैक्टर पढ़ेंगे, अफेक्टिंग पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब हमारे जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है हमारे वर्टिकल। वर्टिकल होता है लंबवत और हॉरिजेंटल होता है क्षैतिज। क्षैतिज मीन्स हमारे एक स्थान, हमारे पृथ्वी में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अफेक्टिंग होता है, फैक्टर क्या है उसके बारे में जानेंगे। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, यहाँ कम क्यों है, यहाँ आगे जाने पर रसिया में ज़्यादा क्यों है, हमारे अफ्रीका जाने पर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, ये सारी चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के टाइप्स मतलब आर्द्रता, आर्द्रता का प्रकार बारे में पढ़ेंगे। कौन सा एब्सोल्यूट है, कौन सा, तीनों टाइप्स हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। स्पेसिफिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, विशिष्ट जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग सारा इसका डिटेल से हम लोग तीनों जो टाइप्स है वह किस प्रकार से आर्द्रता को नापा गया है, किसको परसेंटेज में नापते हैं, सारे चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आर्द्रता के बारे में। ठीक है, और पर्सिपिटेशन के बारे में। पर्सिपिटेशन होता है वर्षण, वर्षण कितने टाइप्स का होता है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, सारे इसके बारे में हम लोग सारा जानेंगे
कि किस प्रकार से कहाँ किस एरिया में वर्षा ज़्यादा होता है, कम होता है, क्यों होता है, वर्षा के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल। जो हमारा रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, उसका प्रोसेस क्या है। पहला वाष्पन होता है, संघनन होता है, फिर ऊपर में जाके क्या कहते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। सारे ये जो सर्कल हम लोग का जल चक्र जो पढ़ते थे वह सारे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। स्नोफॉल भी होता है तो क्यों होता है ना, इसका फैक्टर क्या है उसके बारे में जाने, कौन से एरिया में होता है, ये सारी चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हर जगह तो स्नोफॉल होता नहीं है ना। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, हम लोग वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। हम जिस प्रकार से हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर हमारा जिस प्रकार से हमारा दाब है वायुमंडल का वह घटते जाता है, क्यों घटता है, यह सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और जिस प्रकार से हम लोग जब जाते हैं, हम लोग पहाड़ों में चढ़ते हैं तो वहाँ वायु दाब कम होने के कारण हमारे नाक से ब्लड आते हैं, क्यों आते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और हर एक प्रेशर बेल्ट को किस प्रकार से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वह वितरण हुआ है, यह मेन चीज़ है हमारे पृथ्वी में, उसके बारे में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। मॉड्यूल हमारा जो है 3 का वह समाप्त होता है और उसके बाद हम लोग जानेंगे मॉड्यूल 4 के बारे में। चलिए जल्दी उसको बारे में भी जान लेते हैं कि उसके अंतर्गत हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है मॉड्यूल 4 के अंतर्गत विंड एंड इट्स टाइप्स ऑफ जनरल सर्कुलेशन, है ना। इसका मतलब है हमको हवा, जो हवा बहता है, हवा जो हमारा पवन बह रहा है, पवन बहने का दो है, एक स्थायी पवनें होती है, एक होती है जो लोकल पवनें होती है। मतलब दोनों एक ही हुआ, मतलब एगो ऐसा पवन है जो वर्षों भर एक जगह चलते रहती है ना, वो स्थायी है। और एक होता है स्थानीय पवनें, जो लोकल विंड्स होते हैं, वह कहीं भी ट्रेवल, उसका नेचर चेंज होते रहता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कितने स्थानीय पवनें हैं हमारे देश में। हमारे देश से बाहर जाने पर चिनूक है, वॉन है, हम लोग लू बहता है, ये सब सारे क्या स्थानीय पवनें हैं। और हम लोग को अस्थायी पवनें जैसे व्यापारिक हो गया, है ना, ये सारी चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत बहुत सारे पढ़ेंगे। सब ट्रॉपिकल हो गया, ये सब सारे विंड के बारे में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मॉनसून उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉनसून सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉनसून का हम लोग को जो आता है उसका उत्पत्ति कहाँ होती है, वह किस प्रकार से उसको अफेक्टिंग करने वाले कारक है। जेट स्ट्रीम है, हमारा एल नीनो है, ला लीना है, और साउथर्न ऑक्सीलेशन है, मतलब दक्षिणी दोलन है। ये सारी चीज़ जो है वह मॉनसून को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो आगे है तो एल नीनो है, ला लीना है, इनसो है, ये दक्षिणी दोलन कहते हैं इसको। एल लीनो, ला लीना सारे एक प्रकार से यह जो है यह मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ होता है, अंत कहाँ होता है, किस प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। एयर मासेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड फॉन्ट्स, साइक्लोन, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, जेट स्ट्रीम, यह सारे जलवायु परिघटनाओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एयर मासेस के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग साइक्लोन जो है, साइक्लोन चक्रवात, चक्रवात में जो 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट होता है, हमारे मतलब उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वह कहाँ कहाँ पे उत्पत्ति होता है और किस प्रकार से कहाँ कितना प्रभावित करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। या क्षेत्र किस क्षेत्र में उत्पत्ति होता है उसके बारे में जानेंगे। जेट स्ट्रीम जो है यह भी एक कारक है हमारे इस मानसून को प्रभावित करने के लिए, और इसका उत्पत्ति कहाँ होता है, इसका टाइप्स क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके फिर उसके बाद है क्लाइमेट चेंज के बारे में। हम लोग को क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी क्रियाओं से, हमारे जो हम लोग मानव है, मानव ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग को जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, और उस जलवायु प्रभावित होने से किस प्रकार से वह अपना नेचर चेंज कर रहा है। कहीं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रहा था वहाँ पे कम बारिश, सूखा पड़ने लगा है, और जहाँ बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पे बाढ़ें आने लगी है। मतलब जहाँ इस प्रकार से बहुत सारे ऐसा
फिनोमिना घटनाएं जो है वो घटित हुई है, जैसे कोल्ड ब्रस्ट, क्लाउड ब्रस्ट। ये जो है क्लाउड ब्रस्ट है वह है विस्फोट होता है, बादलों का विस्फोट, मतलब अचानक बादल फट जाना, बादल का फटना। ठीक है, वह बादल फटता है, अचानक पानी दे देता है, वह वहाँ पे अचानक पानी जब उतना बादल में कंटेन हो रहा है, पानी अचानक फट जाने से गिरता है, उतना पानी एक साथ गिरने से बाढ़ की नेचर हो जाता है। हाँ ठीक है। उसके बाद सूखा के बारे में पढ़ेंगे, हीट वेव्स के बारे में, फिर सूखा ड्राउट जिसको बोलते हैं, सूखा हो गया, हीट वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये जो हमारे हवा है वह गर्म हवा और गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों बहती है, उसके बारे में हमें, है ना, पवने जिसको बोलते हैं, गर्म पवने और ठंडी पवने के बारे में पढ़ेंगे। लू जिस प्रकार से हम लोग का गर्म पवन है, उस प्रकार से हम लोग बहुत सारे इसे पढ़ेंगे। इसको अक्षांशीय विस्तार के रूप में इसको बांट दिया गया है कि कहाँ पे अगर हम उत्तरी अक्षांश से या दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से अगर कोई भी हवा बह रहा है और उधर से आ रहा है, उसको ठंडी पवने होगी ज़्यादातर। इसको जानने का एक ट्रिक है। और जितनी भी है विषुवत रेखा की ओर से जो पवने ध्रुव की ओर जाती है वो ज़्यादातर गर्म पवने होती है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। हम लोग का जो क्लाइमेट है उसको क्लासिफाई किया है कोपेन महोदय ने, है ना। हमारा जो जलवायु है उसका क्लासिफाई किया है और उसको एज ए अल्फ़ाबेटिक रूप में उसको नाम दिया गया है कि इस प्रकार सा क्लाइमेट अगर है तो उसको अल्फ़ाबेटिक नेम दिया गया है। उस नेम के बारे में हम लोग जानेंगे कि A B C D, ए में उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, टुंड्रा जन, ये सब सारे हम लोग इसके अंतर्गत किस प्रकार से बांटा गया है। और H रहा, K रहा, तो किस प्रकार से तापमान में डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर आते हैं, है ना। ये सारी चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यह हमारे रहा मॉड्यूल 1 से लेकर 4 तक सारा टॉपिक जो हिंदी से बतला दिया गया है। आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और प्रॉपर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, या फिर आप यूट्यूब में देख लें, या फिर अपना बुक्स जो बताए गए हैं। आप जनरली अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे लिखने का तो वह एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे। इसलिए जो पढ़ते हो लिखने का प्रयास करो, लिखोगे तभी आगे जा सकते हो। क्योंकि ग्रेजुएशन है, यह 11 12 या 9 10 का एग्ज़ाम नहीं है जिसको एक पेज लिख देने से आपको मार्क्स मिल जाएगा। हर एक जो क्वेश्चन आएंगे वह जितने मार्क्स का होंगे उसके अनुसार से आपको वहाँ पे एज ए ग्रेजुएशन लेवल का आंसर देना है। ठीक है। और इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करते रहना होगा कि लिखना किस प्रकार से है ना। और बताया भी जाएगा कि लिखने का तरीका क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक कैसे प्रकार से लिखना है। क्लासेस आओ, वहाँ पे बताए जाते हैं। और रही बात इसमें पढ़ने की, तो बुक्स जो बताया गया है बुक्स लो और उसका अध्ययन करो, वह टॉपिक बाय टॉपिक ढूंढो, और जो वर्ड्स समझ में नहीं आता है उसको पूछने का प्रयास करो। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डालो कि सर यह वर्ड का मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्योग्राफी में समझ में नहीं आता है। तो पहला यह प्रयास करो, अगर वर्ड्स जान जाओगे तो फ्रीक्वेंटली सब जान पढ़ोगे तो अच्छे से जानोगे। ठीक है। अब बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, उसको ट्राई करते रहो। ज़्यादा समय तो इसमें लगता नहीं है। अगर एक टॉपिक क्लियर करो तो 1 घंटा बैठोगे तो 4 टॉपिक तो आराम से क्लियर हो जाएगा, है ना, अगर पढ़ने वाला इच्छा रहा तो। ठीक है। आगे का जो वीडियो बनेगा उसको हम बता दिया जाएगा किस प्रकार से आगे पढ़ना है। टॉपिक बाय टॉपिक अगर टाइम मिला तो हम वीडियो डालते रहेंगे, और नहीं तो क्लासेस में हो रही है, आके पढ़िए। ठीक है। थैंक यू।